ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर। बहुत लंबे समय से आप लोगों को प्रतीक्षा रही होगी जो अब समाप्त होने वाली है। इस बार मैं जो ये वार्षिक राशिफल है उसको कई हिस्सों में लेकर के आ रहा हूं, जिसमें पहला हिस्सा जो देने जा रहा हूं वह है वार्षिक सारांश। हर राशि के लिए मैं वार्षिक सारांश दूंगा, उसके बाद अलग अलग विषयों पर आपको अलग अलग वीडियो थोड़ा सा डिटेल में दूंगा। तो कई वीडियो आएंगी, अभी उसकी घोषणा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बता रहा हूं कि कई वीडियो आने वाली है और विस्तार से इस बार जो मैं आपको राशिफल 2025 का देने वाला हूं। अभी जो बात करेंगे वो वार्षिक सारांश की बात करेंगे हर राशि वालों के लिए, लेकिन जो मुख्य बातें पूरे वर्ष में रहने वाली हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या मुख्य बातें रहने वाली हैं। लेकिन अब देखिए, जब चर्चा करूंगा तो इसमें तो भाई शुभ बात भी होगी और अशुभ बातें भी होंगी, अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी। तो उससे पहले मैं आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ दे दूं, ढेर सारी शुभकामना दूं, और जितनी विघ्न और बाधाएं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो खूब अच्छी हों ही, लेकिन अगर कोई विघ्न और बाधा आने के संकेत सितारे दे रहे हैं तो मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि वो भी दूर हों और आपके जीवन में चहुमुखी विकास और कल्याण भगवान शिव करें। इस प्रार्थना के साथ जो है वो मैं राशिफल प्रारंभ करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा इस वर्ष की मुख्य बातें ग्रहों के दृष्टिकोण से क्या हैं, और उसके बाद एक एक करके सभी राशियों के लिए वार्षिक सारांश। तो आइए देखते हैं मुख्य बातें इस वर्ष क्या हैं जो सभी राशियों के ऊपर लागू होंगी। एक बात और बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है उसे आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि के आधार पर आप उसे मत देखिए। दूसरा, कितना भी हम लोग मेहनत करें, राशिफल सामान्य ही होता है, इसको अंतिम ना माने। इसकी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि मेहनत बहुत किया जाता है तो संभावनाओं की संभावना भी बहुत अधिक होती है। फिर भी इसे आप सामान्य मानिए। आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होंगी वो आपके अपनी कुंडली की क्या स्थिति है, वर्तमान में आप किस दशा अंतर या प्रत्यंतर से गुजर रहे हैं, स्थायी जो कुंडली है, जन्म कुंडली, उसमें ग्रहों की स्थितियाँ किस प्रकार की हैं, और वे ग्रह इस समय किस स्थिति में है, इस पर निर्भर करती हैं। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब बात करते हैं राशियों की, जिसमें वर्ष की मुख्य बातें पहले प्रारंभ करते हैं। शनि का गोचर मीन राशि में 29 मार्च को होगा। शनि, देखिए, शनि, राहु, केतु और गुरु ये बहुत प्रभावित करते हैं, क्योंकि एक इनकी दशांतर हो ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्यंतर में सूक्ष्म प्राण में टकराते ही टकराते हैं और आपके जिस भाव में रहेंगे वहाँ लंबे समय तक रहते हैं। तो शनि देव जो है वो 29 मार्च तक अपनी कुंभ राशि में है, लेकिन 29 मार्च 2025 से वो आ जाएंगे मीन राशि में। राहु और केतु का गोचर जो है वो 29 मई 2025 को जो है वो कन्या और मीन में अभी गोचर राहु केतु का चल रहा है, वहाँ से यह सिंह और कुंभ में हो जाएंगे, अर्थात केतु सिंह में चले जाएंगे और कुंभ राशि में राहु आ जाएंगे। तो वर्ष के दौरान बीच में चर्चा किया जाएगा क्या प्रभाव होगा, लेकिन मुख्य बातें समझ लें। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में आ रहे हैं, अभी वृषभ में गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को कर्क में जाएंगे कुछ समय के लिए, लेकिन पुनः 5 दिसंबर को मीन में आ जाएंगे। तो अब इस वर्ष अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को प्रभावित कर रहे हैं, मिथुन राशि को प्रभावित कर रहे हैं और कर्क राशि को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के गुरु जो है वो थोड़ा सा इस बार जो है वो आपको अस्थिरता देने की स्थिति बना रहे हैं। 7.5 की अगर मैं बात करूं तो 7.5 चंद्र राशि से देखी जाती है। अगर जिसकी चंद्र राशि कुंभ है उनके लिए अंतिम शनि की ढैया शुरू होगी, क्योंकि जब मीन राशि में जाएंगे तो मीन वालों के लिए मध्य 7.5 क्षमा करिएगा 7.5 शुरू होगी, कुंभ वालों के लिए अंतिम, मीन वालों के लिए मध्य और मेष के लिए 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ इस वर्ष होगा 29 मार्च के बाद। ढैया की बात करूं तो चंद्र राशि से ही ढैया भी देखी जाती है। अभी कर्क और वृश्चिक को प्रभावित कर रहे हैं, दोनों से ढैया समाप्त हो जाएगी और सिंह और धनु के लिए जो है वो शनि की ढैया प्रारंभ होगी। सभी राशियों के लिए जो यह वर्ष है वह 2 तरह का प्रभाव देने वाला है, क्योंकि जो प्रमुख प्रभावशाली लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं राहु, केतु, बृहस्पति और शनि,
ये मोटा मोटी, क्योंकि 29 मार्च को शनि का हो रहा है, तो आप अप्रैल और बाकी जो परिवर्तन है वो मई में होने वाले हैं। तो मोटा मोटी आप अप्रैल मई ले लीजिए। हमने मई को ले लिया है महीना मिड। मई से पहले हर लोगों के लिए कुछ प्रभाव वर्ष का अलग होगा और मई के बाद जो है वो कुछ प्रभाव अलग होगा। कुल मिला के थोड़ा सा यह वर्ष अस्थिरता देने वाला होगा लगभग सभी राशियों के लिए। किस किस के क्षेत्र में क्या होगा मई से पहले और मई के बाद, उस पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वर्ष में 4 ग्रहण 2 मार्च के महीने में 14 और 29 तारीख को और 2 सितंबर के महीने में 7 और 21 तारीख को लगने वाले हैं। तो यह वर्ष का ग्रहों का सारांश मैंने देने का प्रयास किया। अब एक एक करके बात करूंगा कि आपकी लग्न राशि के अनुसार मई से पहले क्या इस वर्ष का सारांश है और मई के बाद क्या इस वर्ष का सारांश है। करते हैं वृषभ लग्न राशि जिनकी है उनके लिए किस प्रकार का यह वर्ष रहने वाला है मई से पहले और मई के बाद। मई से पहले की अगर बात किया जाए तो जो ग्रहों की स्थिति है वो राहु आपके एकादश में, शनि आपके दशम भाव में जो है, उसके साथ साथ केतु आपके पंचम भाव में और देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके लग्न में रहने वाले हैं। लेकिन मई के बाद की जो स्थिति हो रही है उसमें होगा कि राहु आपके दशम में आ जाएंगे, शनि देव आपके एकादश भाव में, देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे और केतु जो है वो आपके चतुर्थ भाव को। तो क्या होगा इसका मिला जुला प्रभाव, एक सारांश के रूप में बात करते हैं। और भी बहुत कुछ है आपके लिए मेरे पास इस वर्ष, लेकिन वो एक एक करके आएगा। अभी वार्षिक सारांश देख लेते हैं, समरी क्या है इस वर्ष की जरा सी। तो मई से पहले की अगर मैं बात करूं तो इनकम को लेकर के कुछ न कुछ चिंता आपको बनी रहेगी, कुछ न कुछ आप परेशान रहेंगे, सोच उलझने रहेंगी, उलझने परेशान करेंगी। ज़मीन जायदाद के मामले में हानि का योग है, इसलिए मई से पहले खरीदने से आपको बचना चाहिए। कुछ न कुछ उसमें हानि, नुकसान, उलझन, ये चीज़ें आपकी हो सकती हैं। संतान संबंधी कष्ट और चिंता आपको परेशान करेगी। वृषभ लग्न के जो जातक हैं उनके लिए संतान से संबंधित कुछ न कुछ परेशानियां जो है उत्पन्न हो सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफल होने के लिए आपको विशेष प्रयास करना होगा। उलझने रहेंगी, सोचेंगे ज़रूरत से ज़्यादा, मन जो है वो शांत नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन लेवल कम रहेगा। उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। उपाय और उपचार अलग से लेकर इस बार आ रहा हूं, तो उसको आप उस वीडियो की प्रतीक्षा करिएगा। फिलहाल सारांश बता रहा हूं क्या क्या होने की संभावना यह वर्ष बना रहा है। तो शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए आपको विशेष प्रयास करना है, क्योंकि बाधाएं जो है वो पीछा नहीं छोड़ेंगी, कुछ न कुछ अड़चनें आपके सामने उत्पन्न होंगी। माता और स्वयं के स्वास्थ्य के लिए प्रारंभ जो है वो कष्टकारी है, थोड़ा सा इधर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। पदोन्नति की संभावना बन रही है, पद प्रतिष्ठा कार्यस्थल पर आपका बढ़े, ऐसे योग इस समय बने हुए हैं। विवाह के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है, तो जो लोग विवाह के योग्य हैं वो थोड़ी सावधानी बरतें या इस समय को भी टालें तो बेहतर होगा। करीबी लोगों से संबंध बेहतर करने का प्रयास करें, क्योंकि वहाँ पर वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बनेगी। अब बात करते हैं मई के बाद की स्थिति की। मई के बाद किस प्रकार की स्थिति बन रही है। मई के बाद अगर देखा जाए तो आय में कुछ राहत आपको मिलेगी। जहां शुरुआत में आपको चिंताएं रहेंगी आधे वर्ष तक, उसमें आय में कुछ आय की स्थिति कुछ हद तक बेहतर जो है कुछ लोगों के लिए होने वाली है। कार्यस्थल पर लेकिन मानसिक परेशानियां पीछा नहीं छोड़ेंगी, बल्कि और बढ़ेंगी। जमीन जायदाद से जो संबंधित जो काम अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके सुख में वृद्धि होगी, चीज़ें बेहतर होंगी, बड़ी होंगी। उसमें जो आपकी महत्वाकांक्षाएं होंगी जमीन जायदाद वाहन इत्यादि को लेकर, वो कुछ हद तक पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। भाग्यवश जो कार्य होने वाले हैं उनमें आपको मदद मिलेगी। विवाह के लिए समय ठीक अब भी उतना नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ कुछ न कुछ परेशानी आपके लिए बन सकती है। तो विवाह के दृष्टिकोण से मुझे समय कोई बहुत उपयुक्त नहीं दिखाई दे रहा है इस वर्ष में। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शिक्षा प्रतियोगिता में बाधाएं आएंगी, अभी भी प्रारंभ में भी दिखाई दे रही हैं, बाद में भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए सुदूर जाकर शिक्षा ग्रहण करने का योग बनेगा। यानी आप अपने जन्म स्थान से अगर दूर जाकर के कोई शिक्षा प्रतियोगिता में भाग लेना चाह रहे हैं, विशेष करके एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, उसके लिए यह समय बेहतर योग बना रहा है। तो जो लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता मिले, ऐसी उम्मीद की जा सकती है।
धैर्य और निर्णय शक्ति बेहतर रहेगी। ये इस वर्ष की खासियत है आपके लिए कि पेशेंस लेवल भी बेहतर रहेगा, डिसीजन पावर भी बेहतर रहेगा। कुछ परेशानियां जरूर रहेंगी, कुछ क्षेत्रों में दिखाई दे रही हैं जैसा मैंने बताया, लेकिन उसको पेशेंस के साथ और बेहतर डिसीजन के साथ आप हैंडल करने में समर्थ होंगे। मान सम्मान को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहिएगा। कार्य क्षेत्र पर विशेष करके आपके मान सम्मान को आघात पहुंच सकता है, तो उसको लेकर के आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तथा इस वर्ष के लिए का वार्षिक सारांश आपकी राशि के लिए, उम्मीद है इससे आपको कुछ मार्गदर्शन मिला होगा। अभी और भी बहुत कुछ है आपकी राशि के लिए आने वाले समय में मैं देने जा रहा हूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।